हेलो एवरीवन। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी ब्लाउज़ में मैं फ़िटिंग देती हूँ तो वो सही से नहीं आता है और तिरछी सिलाई आ जाती है और साइड में जैसे पफ जैसे नहीं होता वैसे बन जाता है या फिर कह सकते हैं झोल आ जाती है ना फ्रेंड्स। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज मैं आप सबके साथ 10 गोल्डन टिप्स शेयर करने वाली हूँ ताकि आप अपने ब्लाउज को परफेक्ट और बिल्कुल फिनिशिंगदार बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ चाय। मॉर्निंग का टाइम था और खाना मेरा बन चुका था। खाना इसलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि मतलब सुबह जल्दी कोई उठता नहीं है, तो अगर चाय रखी हुई होती है तो वो पीने में मज़ा भी नहीं आता है, इसलिए जब सब लोग उठते हैं तभी मैं बनाती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ बन रहे थे फरे, तो वही सब्ज़ी मैंने बना लिया है। अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी बुटीक पे, तो यहीं पे आज आप सबसे ढेर सारी बातें करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। तो ब्लाउज़ की सिलाई करते टाइम हमें जितना ध्यान रखना होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा हमें ब्लाउज़ की कटिंग पे ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम कटिंग करते हैं तो कपड़े को खींच कर ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर आपका कपड़ा और बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं थान में अगर लोगे या फिर ऐसे भी लोगे तो कपड़ा खींच रहा होता है, तो आपको ज़रूर ध्यान देना होता है कि मतलब वो कपड़ा खींच तो नहीं रहा है। अगर वो कपड़ा खींच रहा होगा तो आप वहाँ से कटिंग नहीं करेंगे और उस कपड़े को खींचते खींचते देख लीजिएगा जिधर साइड से आपका कपड़ा खींच नहीं रहा होगा, मतलब बढ़ नहीं रहा होगा, उसी साइड से आपको कटिंग करनी है। ठीक है, इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी से आपके ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग भी आएगी और फिनिशिंग से भी बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। तो जब भी हम अस्तर को मेन फैब्रिक पर जमाते हैं, तो बिगनर्स हो या फिर जो चाहते हैं कि मेरा काम फिनिशिंग और जल्दी से हो, तो वो लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा झकास वाला ये पॉइंट है। देखिए, जब भी आप अस्तर और मेन फैब्रिक को जमाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होता है डायरेक्ट जमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपका सिल्की या फिर कुछ वैसा मलाई मक्खन वाला होता है नहीं कपड़ा, वैसा अगर होगा तो आपको डेफिनेटली झोल से बचाने के लिए सिलाई को खोलनी तोड़नी तो पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी स्पीड में सिलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिन जो होती है ना कपड़े में लगाने वाली, उसको आप लगा लीजिए। मेन फैब्रिक और अस्तर को रख कर आप पिन लगा लीजिए पूरे उस पर और उसके बाद सिलाई करिए। आप देखेंगे कि अस्तर बहुत ही आसानी से जम भी जाएगा और आपके अस्तर और मेन फैब्रिक में झोल भी नहीं आएगी। इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी आप परेशान भी नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है जब बार बार हमें सिलाई खोलनी या तोड़नी पड़ती है तो माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, सिलाई में मन नहीं लगता है। इसलिए मेरा सजेशन यही है, अगर आप बिगनर्स हो और आपको जल्दी काम स्टार्ट करना है या फिर जल्दी काम करना है तो आप पिंस लगाकर इस तरीके से काम कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि ब्लाउज़ में टक्स कैसे डालें और सिलाई कैसे करें। तो देखिए, ये जो टक्स होते हैं ना, अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ सिल रहे हैं तो सबसे पहले जहाँ पर हमें टक्स डालना होता है, क्योंकि क्या होता है जब हम टक्स जहाँ पर डालते हैं वहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं कि हमें इतनी लंबी टक्स डालनी है इधर या उधर। ठीक है, तो क्या करना है, हमारा जो मेन फैब्रिक होता है और जो अस्तर वाला फैब्रिक होता है वहाँ पर हम सीधी सिलाई चलाते हैं। जैसे हम जब चौक से निशान बनाते हैं कि हमें यहाँ पर सिलाई डालनी है, तो वहीं पे हम सीधी सिंगल मतलब ऐसे ही सीधी सीधी सिलाई डाल लेना है। उसके बाद हम फोल्ड करके तब जितनी हमें मतलब मार्जिन देते हुए टक्स डालने हैं वो डालते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सिलाई करनी होती है। तो बहुत बार आप सबने देखा भी होगा कि अगर आप सीधी सिलाई नहीं चलाते हैं तो आप जब डायरेक्ट कपड़े को फोल्ड करके टक्स डालते हैं तो अस्तर वाला जो कपड़ा होता है वो अलग भागता है, जो मेन फैब्रिक होता है वो ढीला हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके ब्लाउज में मतलब बाहर से झोल आने लगती है, कपड़ा उठने लगता है मेन फैब्रिक का। तो इससे बचने के लिए आपको सीधी लाइन पहले सीधी सिलाई चलानी होगी, उसके बाद टक्स डालना होगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप सभी लोग ब्लाउज़ बनाते टाइम। तो चलिए अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और है, जब भी आप सिलाई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो धागा है कच्चा करने के लिए आप चलाते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा मतलब धागा निकल आता है, जैसे आप टक्स डाला है आपने और इसके बाद में जो धागा निकला हुआ है तो उसको अगर कट करते हुए जाएंगे तो इससे आपके ब्लाउज में साथ ही में फिनिशिंग भी आती रहेगी और आपको बार बार मतलब फिनिशिंग नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो फ्रेंड्स, अब 5 पॉइंट है मेरा। देखिए यहाँ पर मैं
आस्तीन जोड़ रही हूँ। तो आस्तीन जोड़ते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जब भी हम आस्तीन जोड़ते हैं तो जो हम कुटका लगाते हैं, कट लगाते हैं, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो जो शोल्डर का सिलाई होता है तीरा वाला, वहाँ पर हमें आस्तीन का जो बीच वाला कुटका होता है, बीचों बीच वाला निशान जहाँ पर हम लगाते हैं, कट लगाते हैं, उसी पॉइंट पर हमें रखना है, तीरे वाले पॉइंट पर, ठीक है। वो अगर इधर उधर जाएगा, उससे आपका ब्लाउज़ तिरछा भागेगा और आपका ब्लाउज़ फिनिशिंग से भी नहीं बनेगा और आपके कस्टमर के शेप का भी नहीं आएगा। इसलिए उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप आस्तीन जोड़ रहे हैं तो आस्तीन का फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, इस चीज़ का ध्यान रखकर आप सिलाई करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो फ्रंट वाला कट होता है वो बैक में लगा देते हैं, जहाँ पे हम गोलाई देते हैं ना, वो वाला पार्ट। तो उस वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो पार्ट आगे आएगा अपना कट वाला, उसे हम आगे लाएंगे। जो कि फुल वाला रहता है, जहाँ पर हम शेप नहीं देते हैं, वो हमारा पीछे जाएगा। तो इस चीज़ का जब ध्यान रखेंगे तो आस्तीन भी बहुत फिनिशिंग से लग जाएगी और आपकी आस्तीन तिरछा भी नहीं भागेगी और अच्छे से आपकी आस्तीन जुड़ जाएगी, ब्लाउज भी परफेक्ट आएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं 6 पॉइंट पर। तो ब्लाउज में हुक पट्टी जो होती है उसे भी बहुत फिनिशिंग से लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग सिंगल पट्टी ही लगा देते हैं और अगर आप ब्लाउज़ में पट्टी लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि हमेशा जो पट्टी लगाई जाती है वो डबल कपड़े में लगाई जाती है। मतलब डबल कपड़ा आपने रखा 5 इंच का और लंबाई जितने आपके ब्लाउज़ की है उतनी रखी, ठीक है। अब जो आपने पट्टी रखी है 5 इंच को, उसको डबल रखेंगे, मतलब 10 रखेंगे, उसको पलट कर 5 कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे। तो कपड़ा जो फोल्ड होकर होता है ना, तो वो हमारा आता है 4 फोल्ड में, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एक जो पट्टी आती है 2 फोल्ड में आती है, जिसमें हम आई हुक बनाते हैं, और जो 4 फोल्ड में होती है पट्टी, उसमें हम आई बनाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब हम आते हैं 7 पॉइंट पर। तो जब भी हम इस तरीके से गले में औरे पट्टी लगाते हैं तो औरे पट्टी लगाते टाइम भी आपको बहुत सारा ध्यान रखना है कि आप खींचकर भी देख लीजिएगा कि औरे पट्टी निकल रही है कि नहीं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग सीधी पट्टी लगा देते हैं या फिर जहाँ से नहीं निकलता ना, वहीं से ही वो पट्टी लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जो औरे वाला जहाँ पर हम गले में पाइपिंग बना रहे होते हैं, वहाँ पर हमें खासकर औरे पट्टी की ही ज़रूरत होती है। अगर आप सीधी पट्टी को औरे पट्टी बनाकर लगा दोगे तो वो नहीं जचेगी और आपकी जो पाइपिंग बनेगी वो बहुत ज़्यादा मोटी, कहीं से पतली और कहीं से उठी निकली हुई ऐसे बनेगी। तो इसलिए जब भी आप औरे पट्टी काटें, ये चेक करके ज़रूर देख लें कि आपका कपड़ा खींच रहा है कि नहीं। अगर आपका कपड़ा खींच रहा है तो समझ जाइएगा कि हाँ, यहाँ से मेरा ब्लाउज जो है, पाइपिंग जो है परफेक्ट बनेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने ब्लाउज़ को परफेक्ट बना सकते हैं और अच्छे से अच्छी सिलाई भी कर सकते हैं। और साथ ही पाइपिंग आपको बिल्कुल बराबर लगानी है। अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको बताऊंगी। वैसे तो इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैं लगाती हूँ, लेकिन जो लोग बिगनर्स होते हैं वो इस तरीके से बहुत कम लगा पाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, वो सही से इस तरीके से पाइपिंग नहीं बना पाते हैं। तो उनके लिए मैं बहुत ही इजी मेथड से बताने वाली हूँ पाइपिंग बनाना, क्योंकि मेरे यहाँ जो सिलाई सीखने आती हैं लड़कियाँ, तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं बना पाती हैं इस तरीके से। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए कह रही हूँ कि अगर आप सबको पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका वीडियो बना दूँगी और बहुत ही इजी मेथड से बताऊँगी ताकि आप आसानी से पाइपिंग बना पाएँ, बहुत अच्छी, परफेक्ट और पतली। क्योंकि मैंने अपने कस्टमर्स को बताया है, और सॉरी कस्टमर नहीं, जो स्टूडेंट आते हैं उनको मैंने बताया है बहुत परफेक्ट तरीके से ये पाइपिंग बनाना, तो वो लोग बहुत ही आसानी से अब बना लेते हैं। चलिए अब आते हैं हम 8 पॉइंट पर। तो जब भी हम ब्लाउज़ में फ़िटिंग नापते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं पहले से ही फ़िटिंग लगा के रखते हैं, बट ब्लाउज़ में एक ऐसा होता है कि वो सिलने के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है, कहीं से बड़ा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो टक्स डालते हैं, जो प्लेट डालते हैं ना ब्लाउज़ में, उसकी वजह से छोटा बड़ा, पतला चौड़ा ये सब हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना जब भी हम फ़िटिंग लगाते हैं अपने ब्लाउज़ में। तो सबसे पहले हम कपड़े को, जो ब्लाउज़ होगा उसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक किनारे बच रहा है उसको हम काट देंगे,
ठीक है। काटने के बाद हम सीधा करके ब्लाउज़ में सिलाई लगाएंगे पहले, उसके बाद उल्टा करके हम नापेंगे उसमें। तो नापने का तरीका मैंने आप सबको बताया है अपने चैनल पर, ठीक है, कि बराबर रखने के बाद आप एक किनारे से लीजिए और जितनी आपकी फ़िटिंग है वहाँ तक ले जाइए, निशान लगा लीजिए। उसके बाद जहाँ पर आपने निशान लगाया है वहाँ पर इंची टेप रखेंगे और लास्ट तक ले जाएंगे। जितना आपका इंच आएगा वहाँ का हम आधा कर लेंगे, तो निकल आएगा, एक साइड का मार्जिन निकल आएगा। फिर उसी इंची टेप को रख कर दूसरे साइड भी रख लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरे साइड पे कितना हमें मार्जिन रखना है। तो वहाँ से आप परफेक्ट नाप ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया है अपने चैनल पर, तो आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम फिटिंग वाला निशान लगाते हैं तो उस चीज़ से ही हमारे ब्लाउज़ पे डिपेंड रहता है कि ब्लाउज़ तिरछा भागेगा या सीधा भागेगा। तो कभी कभी कुछ लोग ये करते हैं कि वो निशान कहीं से भी लगाते रहते हैं फिटिंग वाला। उनको लगता है ब्लाउज़ की परफेक्ट नाप होनी चाहिए, चाहे किधर कम हो चाहे एक साइड ज़्यादा हो, ऐसा नहीं चलता है। तो अब आते हैं 9 पॉइंट पर। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़िटिंग का निशान जो लगाते हैं वो बहुत गलत तरीके से लगा देते हैं, उसी से आपका ब्लाउज़ तिरछा भागता है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़िटिंग का निशान हमारा परफेक्ट होना चाहिए, मतलब ब्लाउज़ की नाप जब होगी तो नापने के बाद सही आना चाहिए, यही मेन होता है। नहीं, आपके ब्लाउज़ में मार्जिन दोनों साइड पे बराबर होना चाहिए, तभी आपका ब्लाउज़ परफेक्ट आएगा, वरना आपका ब्लाउज़ तिरछा भागेगा। तो इस चीज़ का जब ध्यान रखकर आप मार्किंग करोगे, सिलाई करोगे, तब आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, आपका ब्लाउज़ तिरछा भागता है उसका रीज़न ये भी रहता है, जो कि 10 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी हमारा आर्मोल के नीचे का पॉइंट होता है, जहाँ पर हम सिलाई डालते हैं चेस्ट की और ब्लाउज़ की, तो वहाँ पर अगर आपका ब्लाउज़ का आस्तीन जो होता है वो ऊपर नीचे है, इससे भी आपका ब्लाउज़ तिरछा भागता है। होप सो आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।